द डीप डाइव की आज की इस पड़ताल में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो जो बाहर से देखने पर ना बस एक फिक्शन नॉवेल लगती है। हाँ बिल्कुल, एक आम कहानी की तरह। लेकिन असल में ये हमारे आज के इस भागदौड़ भरे जीवन का एक बहुत ही सटीक आईना है। हम बात कर रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे के मशहूर उपन्यास अक्टूबर जंक्शन की। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मकसद है वो सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं, समीक्षाएं हैं और इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी हमने काफी गहरी रिसर्च की है। इन सभी सोर्सेस को मिलाकर हम आज आधुनिक समय की महत्वाकांक्षाओं और स्टार्टअप की दुनिया की सच्चाई को समझेंगे। हाँ, उस दुनिया की सच्चाई जिसके पीछे एक गहरा अंधेरा है, साथ ही असफलता का जो डर होता है और इंसानी रिश्तों के एक बहुत ही अलग और बिना नाम वाले पहलू को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे लगता है वो ये है कि कैसे ये सफलता हमारी खुद की पहचान और एक इंसान के रूप में हमारी सबसे बुनियादी जरूरतों के बीच के टकराव को सामने लाती है। हम बुनियादी जरूरत से आपका मतलब? बुनियादी जरूरत से मेरा मतलब सिर्फ पैसे या भौतिक चीजों से नहीं है। ये उस मनोवैज्ञानिक जरूरत की बात करता है जहां हर इंसान एक ऐसे स्पेस की तलाश में है जहां कोई उसे बिना जज किए, बिना किसी शर्त के बस सुन सके। सही कहा। आज के इस हसल कल्चर में जहां हर कोई एक रेस में दौड़ रहा है, ये कहानी बहुत ही गहराई से ये सवाल उठाती है कि जब इंसान दुनिया की नज़र में सब कुछ पा लेता है तब वो अंदर से कितना अकेला हो जाता है। और ये अकेलापन इस कहानी के शुरुआती दृश्य में ही बहुत झकझोरने वाले तरीके से सामने आता है। बिल्कुल। दिन है 10 अक्टूबर 2020। जी, दिल्ली में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और मशहूर लेखिका चित्रा पाठक मीडिया के सामने एक ऐसा खुलासा करती हैं जो सबको हैरान कर देता है। एकदम चौंका देने वाला खुलासा। वो बताती हैं कि बच्चों की किताबों की रहस्यमयी और बेहद सफल लेखिका सुरभि पराशर, जिसके असली नाम और चेहरे को आज तक किसी ने नहीं देखा, वो असल में कोई औरत है ही नहीं। हाँ, सुरभि पराशर के नाम से लिखने वाला इंसान स्टार्टअप की दुनिया का बहुत बड़ा नाम, बुक माई ट्रिप का फाउंडर सुदीप यादव है। ये बात सच में दिमाग को घुमा देने वाली है कि एक ऐसा इंसान जो 30 साल से कम उम्र में करोड़ों की कंपनी का मालिक है, वो एक महिला के पेन नेम से बच्चों की किताबें क्यों लिख रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझें तो ये सिर्फ एक नाम छुपाने की बात नहीं है। सुदीप यादव, जिसे स्टार्टअप की दुनिया का पोस्टर बॉय माना जाता था, जिसके एक इशारे पर इन्वेस्टर करोड़ों लगाने को तैयार रहते थे, उसका सुरभि पराशर बनना असल में एक सबकॉन्शियस एस्केप था, एक तरह का बचाव। बिल्कुल। स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बेहद कटथ्रोट और हाइपर मैस्कुलिन दुनिया है। वहाँ कमजोरी दिखाने की कोई जगह नहीं होती। आपको हमेशा आक्रामक होना पड़ता है, हमेशा जीतना पड़ता है। हाँ, और सुदीप के अंदर का जो एक हिस्सा था, जो शायद केयरिंग था, जो वल्नरेबल होना चाहता था, उसे उस कॉर्पोरेट दुनिया में कोई जगह नहीं मिली। इसलिए उसने एक महिला का नाम चुना। बच्चों की कहानियां लिखना उसके लिए उस दुनिया से भागने का एक रास्ता था जहां हर कोई सिर्फ मुनाफे और वैल्यूएशन की भाषा समझता है। ये बहुत ही घुटन भरा हो सकता है किसी भी इंसान के लिए। और ये घुटन सुदीप में अचानक नहीं आई थी। इसके बीज 10 साल पहले ही बो दिए गए थे। अगर हम 2010 के बनारस में चलें तो कहानी का असली बेस वहीं से तैयार होता है। अक्टूबर 2010, बनारस का 80 घाट। हाँ, और वहां का मशहूर पिज़्ज़ेरिया कैफे। भीड़ इतनी है कि एक वेटर अपना काम आसान करने के लिए दो बिल्कुल अजनबियों को एक ही टेबल पर बैठा देता है। एक तरफ चित्रा है, जो एक 26-27 साल की संघर्षरत लेखिका है जिसका हाल ही में तलाक हुआ है और जो किसी भी कीमत पर एक बड़ी मशहूर लेखिका बनना चाहती है। और दूसरी तरफ सुदीप है, 25 साल का एक जीनियस करोड़पति फाउंडर। लेकिन ये करोड़पति डिप्रेशन की गोलियां खा रहा है और बनारस में किसी तरह का सुकून ढूंढने आया है। इन दोनों किरदारों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो इस कहानी का सबसे मजबूत पिलर है। एक ही टेबल पर दो ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी दुनिया और जिनकी मंजिलें एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। सुदीप ने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा पैसा और नाम कमा लिया है, लेकिन वो उस सबसे इतना थक चुका है कि वो 35 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता है। उसे इस रेस से बाहर निकलना है। वहीं चित्रा अभी शुरुआत कर रही है। वो पेज 3 सेलिब्रिटी बनना चाहती है। उसे वो सब चाहिए जो सुदीप छोड़ना चाहता है। एक इंसान दुनिया से भाग रहा है और दूसरा उसी दुनिया के शिखर पर पहुंचना चाहता है। और इनकी ये पहली मुलाकात बहुत सी छोटी-छोटी लेकिन गहरी डिटेल से भरी है। चित्रा सुदीप को जापानी लेखक हरुकी मुराकामी की किताब काफका ऑन द शोर देती है और उस पर एक तारीख लिखती है। हाँ, 10-10-10 यानी
10 अक्टूबर 2010। लेकिन इस पूरी मुलाकात का जो टर्निंग पॉइंट है वो बनारस के होटल ताज में आता है। जहां सुदीप, जो दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट बिजनेसमैन है, वो अचानक चित्रा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। और चित्रा का रिएक्शन भी देखने लायक है। वो कोई सवाल नहीं पूछती, कोई फिलॉसफी नहीं झाड़ती, बस उसे एक तौलिया देती है और गले लगा लेती है। ये सोचना बहुत जरूरी है कि सुदीप अपने दोस्तों या परिवार के सामने क्यों नहीं रोया। सही सवाल है। असल में किसी बिल्कुल अजनबी के सामने रोना अपनों के सामने रोने से कहीं ज्यादा आसान होता है, क्योंकि एक अजनबी के पास आपका कोई पास्ट बैगेज नहीं होता। परिवार या दोस्त आपको एक खास नजरिए से देखते हैं, उनकी आपसे कुछ उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। चित्रा ने सुदीप को करोड़पति और सक्सेसफुल सुदीप के रूप में जज नहीं किया, क्योंकि वो उसे जानती ही नहीं थी। उसने बस एक इंसान को टूटते हुए देखा। हाँ, और उसे वो मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित जगह दी जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। अक्सर जीवन में जब सब कुछ सही लग रहा होता है, तब भी इंसान अंदर से खाली हो सकता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उनकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। बनारस से अलग होते वक्त वे दोनों एक अनकहा सा समझौता करते हैं। वे तय करते हैं कि वे हर साल सिर्फ एक दिन 10 अक्टूबर को मिलेंगे। इसके अलावा कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई वादा नहीं। बस साल में एक बार की मुलाकात, बिना किसी रिश्ते के नाम के। इस सालाना मुलाकात का कॉन्सेप्ट एक तरह का रिबेलियन है। समाज में हर रिश्ते का एक नाम होता है, दोस्ती, प्यार, शादी, कलीग। और नाम के साथ आती हैं उम्मीदें और जिम्मेदारियां। ये 10 अक्टूबर का दिन उन दोनों के लिए एक ऐसा वैक्यूम था जहां समाज का कोई नियम लागू नहीं होता था। ये एक ऐसा स्पेस था जहां उन्हें कोई मुखौटा नहीं पहनना पड़ता था। और यही नो लेबल्स वाली बात उनके 2011 और 2012 के संघर्षों को और भी गहराई से समझने में मदद करती है। 2011 की वो मुलाकात? हाँ, जब वे नैनीताल के पास कैंची धाम में मिलते हैं तो सुदीप की हालत खराब है। उसे अपनी ही कंपनी बुक माई ट्रिप के 15% शेयर 200 करोड़ में बेचने पड़े। दुनिया के लिए ये खबर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह छापी जा रही है, लेकिन सुदीप अंदर से हारा हुआ महसूस कर रहा है, जो कि बाहर वालों को शायद समझ ना आए। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे अगर हम बहुत आसान भाषा में समझें तो ये कुछ ऐसा है जैसे आपने अपने हाथों से एक कार बनाई हो और उसे चलाने के लिए आपको किसी और को स्टीयरिंग व्हील सौंपना पड़े। 200 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन एक फाउंडर के लिए उसकी कंपनी उसका बच्चा होती है। 15% इक्विटी बेचने का मतलब सिर्फ शेयर देना नहीं था, बल्कि बोर्ड मीटिंग्स में अपना कंट्रोल खोना था। सुदीप को यह एहसास हो रहा था कि अब वो अपनी ही बनाई दुनिया का राजा नहीं रहा। बिल्कुल। और 2012 में जब वे मुंबई में मिलते हैं तो चित्रा की कहानी भी किसी संघर्ष से कम नहीं है। चित्रा पैसों की तंगी से जूझ रही थी। हाँ, पैसों की तंगी के कारण चित्रा को घोस्ट राइटिंग करनी पड़ रही है। यानी किताबें वो लिख रही हैं, उसकी लिखी किताबें बेस्टसेलर हो रही हैं, लेकिन कवर पे नाम किसी और स्थापित मशहूर लेखक का छप रहा है। स्टार्टअप की दुनिया और पब्लिशिंग की दुनिया, दोनों में अपनी पहचान बनाए रखने की जो कीमत होती है वो यहाँ बहुत साफ दिखाई देती है। एक क्रिएटर या लेखक का ईगो उसकी बाई लाइन से जुड़ा होता है। जब कोई अपनी पूरी रचनात्मक ऊर्जा लगाकर एक किताब लिखता है और उसका क्रेडिट कोई और ले जाता है तो वो इंसान अंदर से खोखला होने लगता है। सुदीप पैसा कमा रहा है लेकिन कंट्रोल खो रहा है। चित्रा पैसा कमा रही है लेकिन अपना नाम खो रही है। दोनों ही अपने अपनी दुनिया में एक तरह के आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि पहचान और पैसे के बीच क्या चुनना चाहिए। लेकिन सुदीप का बिजनेस दिमाग रोकने वाला नहीं था। 2013 में वो एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलता है जो उसकी दूरदर्शिता को साबित करता है। जापान की कंपनी वाला डील। हाँ, वो जापान की कंपनी एस बैंक से 251 करोड़ की फंडिंग उठाता है। और उसका पिच क्या था? वो इन्वेस्टर से कहता है कि हम सिर्फ टिकट नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों को एक्सपीरियंस बेच रहे हैं। यही वो विजन है जो एक आम एंटरप्रेन्योर और एक विजनरी लीडर के बीच का फर्क तय करता है। सुदीप समझ चुका था कि भविष्य की इकोनॉमी एक्सपीरियंस इकोनॉमी होगी। लोग सामान या टिकट नहीं खरीदेंगे, वे यादें खरीदेंगे। लेकिन इस फंडिंग के साथ उसने अपनी कंपनी में इन्वेस्टर्स का दखल और ज्यादा बढ़ा लिया। ये एक दो-धारी तलवार थी और यही तलवार आगे चलकर उस पर ही गिरने वाली थी। और वो तूफान 2015 में आता है। लेकिन उससे ठीक पहले 2014 में गोवा की उस मुलाकात का जिक्र करना जरूरी है। गोवा में वे पहली बार शारीरिक रूप से करीब आते हैं। लेकिन हमारे सारे सोर्सेज ये बहुत साफ करते हैं कि ये कोई टिपिकल रोमांटिक एंगल नहीं था। इसे एक पारंपरिक रोमांस की तरह देखना इस कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। सुदीप और चित्रा की अपनी अपनी दुनिया में उनके दिमाग, उनके टैलेंट और यहाँ तक कि उनके समय का लगातार व्यवसायीकरण हो रहा था। हर कोई उनका इस्तेमाल कर रहा था।
गोवा में उनका करीब आना असल में एक दूसरे को कंज्यूम करने के बारे में नहीं था, बल्कि ये उस दुनिया से बचने का आखिरी सुरक्षित कोना था। जहां उन्हें कोई प्रोडक्ट या पैसे की मशीन नहीं समझ रहा था। और ये सुरक्षित कोना सुदीप को 2015 में सबसे ज्यादा चाहिए था। 2015 सुदीप की जिंदगी का सबसे काला दौर साबित होता है। जिस कंपनी को उसने शून्य में से खड़ा किया था, उसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे निकाल दिया। सिर्फ बोर्ड ही नहीं, सुदीप के अपने सबसे अच्छे दोस्त अभिजात और यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना ने मिलकर एक रातों रात हुई तख्ता पलट में सुदीप को बुक माई ट्रिप के सीईओ पद से हटा दिया। उसे अपना कैबिन तक खाली करने का वक्त नहीं दिया गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 1980 के दशक में स्टीव जॉब्स के साथ एप्पल में हुआ था। जब आपको उसी घर से बाहर निकाल दिया जाए जिसे आपने ईंट दर ईंट बनाया हो, तो वो सिर्फ एक नौकरी जाने का दुख नहीं होता, वो आपकी पूरी पहचान का कत्ल होता है। जिन लोगों पर सुदीप ने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही उसे धोखा दिया। लेकिन सुदीप के जाने का तरीका भी बहुत आइकॉनिक था। उसका वो ईमेल, कंपनी छोड़ने से पहले उसने एक ईमेल लिखा जो रातों रात वायरल हो गया। उस ईमेल में वो लिखता है कि एक इंसान के पास पूरे जीवन में औसतन केवल 3.25 लाख घंटे होते हैं। 3.25 लाख घंटे। जब हम जीवन को इस तरह घंटों में गिनते हैं तो हमारा पूरा नजरिया बदल जाता है। और वो अपना ये सीमित और कीमती समय बोर्डरूम की गंदी पॉलिटिक्स और ऐसे लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहता। ये ईमेल सिर्फ एक निकाले गए फाउंडर की भड़ास नहीं थी, बल्कि ये जीवन की नश्वरता का एहसास था। सुदीप को समझ आ गया था कि वो अपना वक्त उन चीजों पे लुटा रहा था जो अंत में कोई मायने नहीं रखती। सब कुछ छिन जाने के बाद सुदीप वापस अपने जड़ों की ओर लौटता है। वो लखनऊ में अपने पिता के पास वापस चला जाता है। जब इंसान सब कुछ हार जाता है तो वो वहीं लौटता है जहां से उसने शुरुआत की थी। वहां उसे अपने बचपन की कहानियों की एक पुरानी नोटबुक मिलती है। वो वापस वो लड़का बन जाता है जो हजरतगंज की गलियों में घूमता था। असफलता अक्सर इंसान का ईगो तोड़ देती है, लेकिन वही असफलता उसे उसके असली स्वरूप से भी मिलाती है। ये बहुत ही खूबसूरत ईगो डेथ का उदाहरण है। जब इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, तब वो असली मायनों में आजाद होता है। लखनऊ में सुदीप ने अपनी कॉर्पोरेट पहचान का चोला उतार फेंका था, और जब चित्रा उससे मिलने वहां पहुंचती है तो वो कोई सांत्वना नहीं देती, बस उसके साथ मौजूद रहती है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि उनका 10 अक्टूबर का रिश्ता सुदीप की हैसियत या उसके बैंक बैलेंस का मोहताज नहीं था। बिल्कुल। इस आज़ादी का असर हमें 2016 में देखने को मिलता है। जब वो धर्मशाला में मिलते हैं, चित्रा अब एक वर्कशॉप में बच्चों को कहानी लिखना सिखा रही है और सुदीप उन बच्चों के बीच बैठकर खुद एक बच्चे की तरह कहानी लिख रहा है। सुदीप यहाँ एक बड़ी घोषणा करता है कि वो 35 नहीं बल्कि 32 की उम्र में ही रिटायर हो रहा है। उलट चित्रा के लिए भी बहुत अच्छी खबर है। उसे फाइनली अपनी खुद की किताब छापने का एडवांस मिल गया है, जिसका उसे सालों से इंतजार था। धर्मशाला का ये एपिसोड एक तरह से मोह भंग के बाद की शांति को दर्शाता है। सुदीप अब दौड़ना नहीं चाहता। उसने मान लिया है कि उसे कुछ साबित नहीं करना है। वहीं चित्रा के लिए ये एक उम्मीद की किरण है। ऐसा लग रहा है कि दोनों अपने अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें वो मिल रहा है जो वे सच में चाहते थे। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स 2017 में आता है और ये सब कुछ पलट कर रख देता है। चित्रा, जिसे अपनी इस किताब से बहुत उम्मीदें थीं, उसकी किताब मार्केट में बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। उसका सालों का संघर्ष, उसका अपनी पहचान बनाने का सपना, सब कुछ एक झटके में टूट जाता है। चित्रा का ये दर्द किसी भी क्रिएटर का सबसे बड़ा दुस्वप्न है। जब आप अपनी आत्मा का एक हिस्सा किसी काम में डालते हैं और दुनिया उसे नकार देती है, तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट का फ्लॉप होना नहीं होता, वो आपके वजूद पर एक सीधा प्रहार होता है। चित्रा को ये स्वीकार करना पड़ता है कि शायद वो कभी वो महान लेखिका नहीं बन पाएगी जिसका सपना उसने देखा था। और दूसरी तरफ सुदीप की जिंदगी में एक ऐसा फैसला आता है जो किसी भी आम इंसान का दिमाग खराब कर दे। उसका वो NCLT वाला केस। हाँ, वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपनी कंपनी के खिलाफ लड़ा गया केस जीत जाता है। कोर्ट ये मानता है कि सुदीप को गलत तरीके से निकाला गया था और कंपनी की आज की वैल्यूएशन के हिसाब से सुदीप को लगभग 310 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। लेकिन सुदीप क्या करता है? वो उस 310 करोड़ में से 80% पैसा दान कर देता है। 121 करोड़ रुपए वो अपनी कंपनी के उन पुराने कर्मचारियों को दे देता है जिन्होंने शुरुआती दिनों में उसका साथ दिया था, और बाकी का पैसा वो अलग अलग NGOs को दे देता है। और फिर वो उस पूरी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कई लोग इस बात पर बहस कर सकते हैं कि ये सुदीप की हार थी या बेवकूफी, लेकिन अगर इसे गहराई से देखा जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी।
उसने वो केस 310 करोड़ रुपए के लिए नहीं लड़ा था। उसने वो केस इसलिए लड़ा था ताकि वो उस सिस्टम को गलत साबित कर सके जिसने उसे धोखा दिया था। एक बार जब उसने साबित कर दिया कि वो सही था, तो उस पैसे का उसके लिए कोई मोल नहीं रहा। उसने सच में अपनी शर्तों पर इस दुनिया को छोड़ा। ये वैराग्य का एक बहुत ही आधुनिक रूप है। सफलता का असली पैमाना क्या है? क्या 310 करोड़ जीतकर उसे छोड़ देना हार है या सबसे बड़ी जीत? इस पूरी कहानी को देखने के बाद दिमाग में एक सवाल आता है जो हर किसी के मन में उठता है कि सुदीप और चित्रा इतने करीब थे एक दूसरे को, इतना समझते थे, तो वे शादी क्यों नहीं कर लेते? इस पर सुदीप का एक बहुत ही अलग नजरिया है। सुदीप का मानना है कि शादी एक संस्था है और हर संस्था की तरह इसके भी अपने नियम, अपेक्षाएं और बोझ होते हैं। उसका मानना है कि जिससे आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसे कभी भी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों और समाज के लेबल्स के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए। शादी करते ही वो सुरक्षित जगह एक रूटीन में बदल जाती। वे दोनों उस रिश्ते को उस एक दिन 10 अक्टूबर के वैक्यूम में फ्रीज करके रखना चाहते थे ताकि वो हमेशा पवित्र रहे। तो इस पूरी डीप डाइव का मुख्य विचार क्या है? अगर हम इन सब सोर्सेस को मिलाकर देखें तो ये समझ आता है कि जीवन, करियर और इंसान के रिश्ते किसी एक सीधी रेखा में नहीं चलते। सफलता का पैमाना हमेशा आगे बढ़ते रहना या बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है। कभी कभी हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ पलों को फ्रीज करना पड़ता है। और कभी कभी दुनिया की नज़र में सब कुछ पाकर उसे अपनी मर्जी से छोड़ देने में ही असली आज़ादी और खुशी होती है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि सुकून के हर रिश्ते का कोई नाम होना जरूरी नहीं है। एक ऐसा इंसान जो आपको आपकी असफलताओं में भी स्वीकार करे, जो आपकी कमजोरियों को हथियार न बनाए बल्कि आपको एक ऐसी जगह दे जहां आप सिर्फ आप रह सकें, वो शायद दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहूंगा जिस पर वो खुद विचार कर सके। कल्पना कीजिए, अगर जीवन में साल का सिर्फ एक दिन ऐसा हो जहां ना कोई जिम्मेदारी हो, ना कोई सामाजिक लेबल हो और ना ही कोई उम्मीद, और आपको किसी एक इंसान के साथ वो दिन बिताना हो जो आपको बिल्कुल जज ना करे, तो वो आज़ादी कैसी होगी? क्या हम आज की इस भागदौड़ में उस खाली जगह या उस फुर्सत को पूरी तरह से खो चुके हैं? आज द डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।